Good morning, students. I hope all of you are fine. औद्योगिक क्रांति के प्रभावों के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है औद्योगिक क्रांति के बौद्धिक प्रभाव, इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखिए, जहाँ पे आपने औद्योगिक क्रांति के या तकनीकी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पड़े, वहाँ बौद्धिक प्रभाव भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ने। एक तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण अंधविश्वासों का अंत हुआ। जो यातायात संचार के साधनों का विकास हुआ, जैसे आपने देखा कि रेल, डाक, तार, मोटर गाड़ी, इन चीज़ों का जब प्रचलन हुआ तो लोगों के अंदर जो अंधविश्वास व्याप्त थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। और कुछ आप देखिए कि यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन के कारण भी जो है अंधविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगे। पुनर्जागरण का अर्थ होता है रेनेसा। रेनेसा का मतलब फिर से जागना। मनुष्य ने अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से पहचाना। तो उसके अंदर जो अंधविश्वास थे, जो एक भाग्यवादी दृष्टिकोण बन गया था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और आधुनिक विचार विकसित होने लगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भौतिकवादी विचारों को बल मिला। लोगों का दृष्टिकोण जो है भौतिकवादी हो गया औद्योगिक क्रांति के कारण। भौतिक मतलब अधिक से अधिक धन कमाने या संचय करने की इच्छा, नई नई चीज़ों का प्रयोग करने की इच्छा, नए नए आविष्कार, क्योंकि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। अब वो अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करके आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया था जब तक पुनर्जागरण आंदोलन नहीं हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन के अंतर्गत वो फिर से जागे। मनुष्य ने अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से पहचाना। ह्यूमैनिज्म, मानववाद का उदय हुआ। मनुष्य को लगा कि उसके अंदर बहुत शक्ति है वो, और उसे परलोक की बजाय इहलोक पे ध्यान देना है। यानी ये जो जीवन वो जी रहा है उसको उसने सुखमय बनाना है। तो इसके लिए वो प्रयासरत हो गया। तो भौतिकवादी विचारों को इस क्रांति के कारण बल मिला। और आप देखिए कि इस क्रांति के कारण जब हम बौद्धिक प्रभाव की बात करते हैं तो साहित्य के विकास की बात जरूर करेंगे। देखिए, ये जो परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो समाज में, चाहे राजनीति में, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, और उसके कारण जो नई नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। समस्याएं जैसे आपने देखा, जो मजदूर जो काम करने के लिए आए हुए थे गांवों से, वो किन बस्तियों में रहते थे, भीड़ी गलियों में, तंग गलियों में, और वो उनके काम करने की दशा किस प्रकार की थी, किस तरह शोर में काम करना पड़ता था, फिल्दी कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता था, और लोगों का दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया। तो इससे क्या है कि जो विचारक थे, जो लेखक थे, उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर पुस्तकें लिखनी शुरू की। जैसे बायरन ने द एज ऑफ ब्रोंज के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इसी तरह से ओलिवर स्मिथ ने द डेजर्टेड विलेज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उस समय की समस्याओं का बहुत ही अच्छा चित्रण और वर्णन किया गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें बौद्धिक प्रभाव में, वो है विज्ञान और तकनीक का विकास। देखिए, नए नए विचार आए और धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की। ये जो हमने कुछ चंद बातें हमने सुनी, मैंने आपको बताई कि रेल, डाक, तार व्यवस्था का विकास, धीरे धीरे बहुत सी नई चीज़ों का विकास हुआ, बहुत सी वैज्ञानिक खोजें हुई, और देश विदेश के जो वैज्ञानिक होते थे, चाहे वो इंग्लैंड है, जर्मनी है, स्पेन, फ्रांस, विभिन्न विषयों पर उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी। विज्ञान और तकनीक को भी प्रभावित किया औद्योगिक क्रांति ने।
तो कुल मिलाकर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति का विश्व पर अच्छे प्रभाव भी पड़े, कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। एक तो जीवन स्तर ऊंचा हुआ, सुधारों का दौर आरंभ हुआ, चाहे वो राजनीतिक सुधार हों, चाहे आर्थिक या सामाजिक सुधार, जैसे मजदूर आंदोलन आपने देखा। और एक दूसरे के देशों के बीच में आपस में संपर्क बढ़ा। पहले द कंट्रीज टेंड टू रिमेन अलूफ फ्रॉम द अदर कंट्रीज, लेकिन अब उनके बीच में जैसे रेल, डाक तार व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था हुई तो उनके बीच में संपर्क बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति ने या तकनीकी क्रांति ने मजदूरों की दशा बहुत ख़राब कर दी। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने लगा और भविष्य में मैंने आपको बताया है कि विनाशकारी शस्त्रों की होड़ जो है लग गई और विश्व में 2 विश्व युद्धों का कारण भी बना आगे आने वाले समय में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण और औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं और उनके जो प्रभाव है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद एक नए चैप्टर की आज हम शुरुआत कर देते हैं। मतलब आपके 6 सेमेस्टर की जो पहली यूनिट है उसका पहला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। ये 3 टॉपिक्स हमने पूरे कर लिए हैं और इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं। तो अब 4th टॉपिक मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। तो देखिए, पहले तो हमें ये अर्थ समझना होगा कि पूंजीवाद होता क्या है। तो देखिए, पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन है या ऐसी प्रणाली है जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है, एम्फेसिस ऑन कैपिटल। इसमें जो व्यापार या उद्योग लगाया जाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, सरकार का स्वामित्व नहीं होता। उत्पादन के साधन, उत्पादन मतलब कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे फैक्ट्री है या उद्योग है, कुछ भी लगा हुआ है तो वो उत्पादन के साधन हो गए। उस पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व होता है, लेकिन उत्पादन पर उत्पादक का स्वामित्व नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है आपको। कहने का अर्थ ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर कुछ थोड़े से लोग मिलकर एक उद्योग लगा लेते हैं या फैक्ट्री लगा लेते हैं, कारखाना, उसमें वो श्रमिकों से काम करवाते हैं। अब उत्पादन के साधन हैं उनके पास, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका है? पूंजीपतियों का, जिन्होंने वो कैपिटल लगाई है, जिन्होंने वो कारखाना लगाया है। और उसमें उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन कर रहे हैं श्रमिक, लेकिन श्रमिकों का उत्पादन पर कोई स्वामित्व नहीं है। उनकी तो मजदूरी है जिसको खरीद लिया गया है, ठीक है ना। उनका जो श्रम है वो पूंजीपति खरीद लेते हैं, लेकिन वो जो उत्पादित कर रहे हैं उस उत्पादन पर उनका कोई स्वामित्व नहीं है। इसके विपरीत जो सामंतवादी समाज होता था उसमें कारीगर स्वयं अपने औजारों का प्रयोग करके उत्पादन करता था और विभिन्न श्रेणियों या गिल्ड्स के माध्यम से उसे उपभोक्ता को बेचा करता था। उसमें उत्पादन पर और उत्पादन के साधनों पर उस कारीगर का ही स्वामित्व होता था। ये बात ध्यान देने योग्य है। लेकिन जो फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री सिस्टम में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था यानी उत्पादन के साधन थे उस पर निजी स्वामित्व होता था। और क्या होता था कि जो श्रम जो खरीदा करते थे पूरा मूल्य न देकर कुछ ही भाग जो है मजदूरों को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था, बाकी अपने पास रख लिया जाता था। जो भी बचा हुआ होता था वो उससे मुनाफा होता था। यानी पूंजीपति जिस तरह से श्रम को चुरा लेता है उसे अतिरिक्त या वेशी श्रम कहा जाता है, वेशी श्रम, ठीक है। तो इस तरह से वो
श्रमिकों पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। वो अपनी पूंजी लगाता है, कारखाना स्थापित करता है, मजदूरों को रखता है, मजदूर उसके लिए काम करते हैं, उस काम के बदले वो मजदूर को धन देता है, लेकिन वो धन बहुत सीमित मात्रा में नहीं देता है। वो धन इतना नहीं देता कि बहुत आसानी से किसी मजदूर का पेट भर जाए। वो धन क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। पूंजीवाद की एक विशेषता थी, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा? मान लो कोई पूंजीपति कोई चीज़ बना रहा है, मान लो फर्ज कीजिए आप साबुन बना रहा है कोई पूंजीपति, ठीक है। मान लो उसने वो उसका जो साबुन है उसकी एक टिक्की मान लो 10 रुपये की बिक रही है मार्केट में, तो 10 रुपये वो उस साबुन का मूल्य है, वो 10 रुपये उपभोक्ता से ले रहा है, लेकिन उसको कितने का पड़ रहा है? फर्ज कीजिए उसको पड़ रहा है ये 5 रुपये का इंक्लूडिंग लेबर। 3 रुपये का तो उसको मटेरियल पड़ रहा है और 2 रुपये का उसको लेबर देनी पड़ रही है, ठीक है। तो पूंजीपति की ये कोशिश होती थी, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 रुपये हो रहा है एक साबुन पे, उसकी ये कोशिश होती थी कि प्रॉफिट उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकता है? या तो वो मटेरियल में कमी करे, या फिर वो मजदूरी में कमी करे। 2 रुपये की बजाय वो 1 रुपये दे, ताकि उसको 6 रुपये का प्रॉफिट हो, है ना। तो उसका जो उद्देश्य था वो अधिक से अधिक लाभ कमाना था। पूंजीवादी प्रणाली जो है वो इस प्रकार की है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। अब देखिए ये पूंजीवाद जो शब्द है इसका ओरिजिन कब हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। जनरली ये माना जाता है कि पूंजीवाद का उदय 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये तो 13वीं सदी से चल रहा है। धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है विकसित हुई है। प्राचीन और मध्यकाल में भी इसके जो लक्षण मौजूद बताए जाते हैं, और इसका जो वास्तविक विकास था वो व्यापारिक क्रांति के पश्चात हुआ था, यानी कमर्शियल रेवोल्यूशन के पश्चात हुआ था। तो जनरली ये माना जाता है कि 15वीं सेंचुरी के एंड में, यानी 15वीं सदी के अंत में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है पूंजीवादी व्यवस्था का यूरोप में उदय हुआ था। तो अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था की क्या क्या विशेषता है, व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपीरियलिज्म, ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है या लक्षण है वो है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता होती है निजी संपत्ति, यानी जो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन हैं, साधन मतलब जैसे भूमि है या पूंजी है, उस पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, वो निजी संपत्ति होती है, ठीक है। सरकार उस संपत्ति के अधिकार की रक्षा करती है और निजी संपत्ति के स्वामी इस संपत्ति का प्रयोग करते हैं। सरकार गैर कानूनी तरीके से प्राप्त संपत्ति पर रोक लगाती है, जिससे बचत को बल मिलता है, लेकिन निवेश को नहीं रोकती। तो निजी संपत्ति के अधिकार से पूंजीवाद का विकास होता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी, जितनी ज़्यादा पूंजी होगी, तो नेचुरली पूंजीवाद का विकास होगा। दूसरी विशेषता ये है विरासत, सक्सेशन। देखिए पूंजीवादी प्रणाली में क्या होता है कि निजी संपत्ति का जो स्वामी होता है वो अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति किसी भी अपने उत्तराधिकारी को दे सकता था, और वो उत्तराधिकारी भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी पूंजीपति की मृत्यु के बाद उसका जो वारिस होगा उसको वो निजी संपत्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। तो ये जो है पूंजीवाद को स्थायित्व देता है। इसके बाद अगली विशेषता है उद्यम की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूंजीवादी व्यवस्था में व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है। एवरीवन इज फ्री टू फॉलो और डू एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी जो जी चाहे वो व्यवसाय कर सकता है। वो अपने फर्म की स्थापना कर सकता है, अपनी कंपनी बना सकता है, या मिलकर कुछ लोग मिलकर जो है फर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसमें श्रमिकों के संदर्भ में देखा जाए तो उनको भी स्वतंत्रता है कोई भी व्यवसाय चुनने की। वो अपनी योग्यता के आधार पर कहीं भी कार्य कर सकते हैं। और कई बार क्या होता था, ये भी जो है सबको नहीं मिल पाते थी, मतलब ये चॉइस भी नहीं हो पाती थी कि पूंजी की कमी के कारण कई लोग अब इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार की स्थिति मजदूरों की होती है कि उनके पास अपनी मजदूरी बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, और मजदूरों के श्रम से ही पूंजीपति जो है मुनाफा कमाते थे। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।